साकेत भाई, बहुत लोगों को ना सेकंड हैंड फ़ोन, रिफर्बिश्ड फ़ोन ख़रीदने का शौक़ होता है और उसके पीछे इतनी ज़्यादा मेहनत लगती है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए। सही सेकंड हैंड फ़ोन ख़रीदना बहुत असेंशियल चीज़ है। लोग बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेते हैं अपना, कहीं रैंडम जगह से फ़ोन ख़रीद लेते हैं, फिर उनको वारंटी नहीं मिलती, ये प्रॉब्लम्स भी बहुत आती हैं। तो आई थिंक मुझे लगा सबसे बेस्ट बंदा जो इस बारे में हमें सब कुछ सिखा सकता है आज, वो वही हो सकता है जिसने 250 करोड़ की कंपनी बनाई है इसके अंदर अभी। रीफिट ग्लोबल, ऑलरेडी 250 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो आप और इतने सालों से कर रहे हो, तो आप समझते हो इस पूरी मार्केट को। तो वही चीज़ आप आज ऑडियंस को समझाओ, बट समझाने से पहले एक प्लेज ले लो कि आप जो बोलोगे सच बोलोगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलोगे। डेफिनेटली आई विल, मतलब मैं जितना एज पर बेस्ट ऑफ माय नॉलेज जो होगा वो मैं बिल्कुल बताऊंगा। ऑसम। तो अगर मैं शुरू करूँ तो कोई ऐसी 5 या 6 मेजर चीज़ें अगर हमें इस सेकंड हैंड फ़ोन मार्केट के बारे में समझनी हो तो क्या हो सकती है, वो कहाँ से शुरू करोगे आप? तो सबसे पहले तो मतलब अगर आप पूरा रिफर्बिश्ड का अगर आप मार्केट देखोगे तो लोग को, जब हमने भी काम शुरू करा था तो सबको लोग जो भी सुनते थे कि अच्छा ठीक है पुराने फ़ोन का काम है, तो उनको वो लगता था कि इट्स जस्ट रिपेयरिंग वाला काम और ये कितना ही बड़ा काम हो सकता है। बट आई एम श्योर ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि रिफर्बिश का मार्केट इन इटसेल्फ इज एज बिग एज $5 बिलियन का मार्केट। जिसको नहीं पता रिफर्बिश्ड होता क्या है, वो बताओगे थोड़ा? तो रिफर्बिश्ड basically there is a difference between a between a second hand device and a refurbished device. So second hand device basically वो होता है कि for example आप अभी जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको नया फ़ोन ख़रीदना है, आप किसी ऑफलाइन रिटेल स्टोर में गए, आपने अपना पुराना फ़ोन दिया, उस पुराने वाले फ़ोन का जो फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो उसका आपको एक एक्स प्राइस ऑफ़र हुआ, जो भी प्राइस ऑफर हुआ उतना माइनस करके आपने नया फ़ोन ले लिया, एक्सचेंज हो गया आपका फ़ोन। अब वही पुराना फ़ोन जो उस रिटेल दुकान वाले के पास में, मैं उस शॉप वाले के पास में गया, मैंने बजट फ्रेंडली फ़ोन या मैंने मेरा जो भी रिक्वायरमेंट था उसके बेसिस पे मेरे बजट में फ़िट करने के रिटेल शॉप वाले ने मेरे को फ़ोन ऑफ़र कर दिया जो आपने दिया हुआ था कि ये देखो और आपको ये चलता है, ये अच्छा मॉडल है, फ़ोन चलता है, आप ये ले लो। और आपके तो वो हो गया सेकेंड हैंड, मतलब जो आपने उस शॉप वाले को दिया उसने एज इट इज़ किसी दूसरे कस्टमर को बेच दिया। रिफर्बिश्ड वेयरएज वो होता है कि आपने जब वो शॉप वाले के पास में दे दिया या आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज करके वो डिवाइस दे दिया। सो व्हाट वी डू इज़ हम वो डिवाइस ले करके अपने वेयर हाउस आते हैं, हमारा ले करके आने के बाद में हमने अपना खुद का एक डायग्नोस्टिक ऐप बना रखा है। वो ऐप जो है उस पर्टिकुलर डिवाइस को 47 डिफरेंट पैरामीटर्स पे चेक करते हैं। अच्छा। जैसे टच, डिस्प्ले, कैमरा, नेटवर्क, आईसी, जितने भी जो भी पॉसिबल इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, उस डिवाइस को 100% फुल्ली फंक्शनल कि 100% फंक्शनल अच्छे तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने 47 पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। उन पैरामीटर्स पे हमारा ऐप उसको चेक करता है। चेक करने के बाद में रिपोर्ट डायग्नोस करके रिपोर्ट देता है। उस रिपोर्ट में बता देता है ऑन दीज 47 पैरामीटर्स 10 पैरामीटर जो है वहाँ पे प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल कैमरा जो है वो काम नहीं कर रहा है, टच जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। वो जो भी रिपोर्ट होती है उसके बेसिस पे हमारी अपनी इन हाउस रिफर्बिशमेंट टीम है, जो इंजीनियर्स हैं जो फ़ोन को रिफर्बिश करते हैं, रिपेयर करते हैं। बेसिस द प्रॉब्लम हम उस डिवाइस को रिपेयर करते हैं, रिफर्बिश करते हैं। रिपेयर करने के बाद में फिर से हम ऐप को रीरन करते हैं जस्ट टू क्रॉस चेक कि सारे 47 पैरामीटर्स आर गुड टू गो और नॉट, फुल्ली फंक्शनल है या नहीं। जब तक वो हमारे को रिपोर्ट में 100% सारे पैरामीटर्स पे गुड टू गो नहीं होता, वो डिवाइस हम आगे चैनल में सेल्स के लिए नहीं जाते। सो बेसिकली वो हुआ क्या, सेकेंड हैंड क्या हुआ, आपने जाकर के शॉप वाले को दिया, उसने अपने लेवल पे उसको जो भी चेक करना हुआ कि अच्छा ठीक है चल रहा है, उसके बेसिस पे सिर्फ एक प्राइस पॉइंट के बेसिस पे उसने दूसरे कस्टमर को जिसकी रिक्वायरमेंट हुई उसको ला करके उसने सेल कर। वेयरएज रिफर्बिश वो होता है कि आपने जब वो दिया उसको ला करके हमने प्रॉपर उस फोन को डायग्नोस करा, उसके साथ में प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम हुआ उसको हमने रिफर्बिश करा, फिर उसको हम अपने सर्टिफिकेशन के साथ और वारंटी के साथ हम कस्टमर को, एंड कंज्यूमर को बेचते हैं। अच्छा, वारंटी भी देते हो? करेक्ट। सो बेसिकली मतलब जब आप रिफर्बिश डिवाइस ले रहे हो तो आप एक हैसल फ्री, कोई भी पीस ऑफ माइंड भी आपको चाहिए ना, सिर्फ पैसा तो नहीं बचाना है,
मतलब वो जो एक कहावत होती है कि चले तो चांद तक, ना चले तो रात तक, वो अलग हिसाब किताब नहीं होना चाहिए। बेचते टाइम यही बोलते हैं लोग। करेक्ट, हाँ। कि अब वो वैसा नहीं होना दुकान चाहिए से ले कि जाने के बाद कोई गारंटी नहीं। करेक्ट, कि ले जाने का। और वो अगर आपके लोकेलिटी, अगर वो शॉप वाला अगर आपकी लोकेलिटी का, तो वो आपको ये बोलेगा कि चलो ठीक है ना, आप ले करके जाओ। आप पूछो, आप उससे अगर पूछो कि भाई अगर नहीं चला तो पैसे तो मेरे बच जाएंगे, बट क्या मैं आज ले करके गया, 4 दिन बाद अगर नहीं चला तो फिर क्या करूंगा इसका? तो वो आपको जवाब ये देगा, अरे मैं बैठा हुआ हूँ ना, सो मैं मेरे पास लेकर के आ जाना। बट एज अ कंज्यूमर आपको वो नहीं चाहिए होता। आपको चाहिए होता है कि यार ठीक है, जब मैं नया ले रहा होता हूँ तो मेरे को, आपको एक पीस ऑफ माइंड होता है कि भाई मेरे यहाँ ना इसके साथ में इतने दिन की वारंटी है, अगर वाटर डैमेज या ब्रेकेज नहीं हो, उसके अलावा और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आई कैन रीच आउट टू, और मेरा उसमें जो है, मेरे को उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सो दैट एग्जैक्टली व्हाट वी वांट फॉर आवर कंज्यूमर्स, कि हम उनका जो प्रोडक्ट्स अफोर्ड एस्पिरेशनल थे उनको हम अफोर्डेबल बना रहे हैं, विथ पीस ऑफ माइंड गारंटीड, कि ठीक है आपको जो आप डिवाइस ले रहे हो, वो डिवाइस सारे पैरामीटर्स जो आपको फ़ोन जब आप यूज़ करते हो, आपको जो सारी चीज़ें फ़ोन के अंदर में जितने भी पैरामीटर्स उन सारे चेक्ड हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको हम सर्टिफाई करके फिर हम कंज्यूमर्स को भेज रहे हैं। तो ये जो 47 की जो पैरामीटर्स की लिस्ट बनाई है, स्टार्टिंग से 47 ही थे, ये फिगर आउट कैसे किया? नहीं, ये 47 जो थे ये स्टार्टिंग में तो कम थे, धीरे धीरे करके अभी भी हम एवरी क्वार्टर, 4 महीना, 3 महीना, 5 महीना में, बेसिस द फीडबैक फ्रॉम द मार्केट प्लस आवर ओन अंडरस्टैंडिंग, हम पैरामीटर्स जो वो ऐड करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब ये भी जो है वो ऐड करते हैं। अभी 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना पहले तक हमारे 32 पैरामीटर्स थे। तो किस टाइप के फ़ोन ज़्यादा बिकते हैं रिफर्बिश कैटेगरी में? आईफोन वगैरह भी चलते हैं या लोअर टियर में ज़्यादा होता है? सो एज पर अगर आप वो देखोगे तो जो हमारे पास में सप्लाई होती है वो ऑलमोस्ट सेम कंट्रीब्यूशन में होता है जो नया का ब्रांड शेयर होता है। अच्छा। क्योंकि मतलब लॉजिकली भी यार देखो तो वही है कि जो नया में जितना बिकेगा वही पुराने में भी उतना ही आएगा, रिफर्बिश में वही आएंगे। हाँ। तो हमारे पास में भी वही आता है, तो मोर और लेस ब्रांड शेयर वही होता है। बट येस, ओवर अ पीरियड ऑफ पिछले 1.5 साल में, 2 साल में हाई एंड मॉडल्स जो हैं एंड हाई एंड ब्रांड्स वाले फ़ोन्स लाइक एप्पल हो गया, वन प्लस हो गया, प्लस हाई एंड मॉडल्स ऑफ सैमसंग, उनका डिमांड जो है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ा है एंड सप्लाई भी बढ़ी है उसकी। तो आज की डेट में हम कुछ मतलब 12 से 15% के आसपास वन प्लस और एप्पल डिवाइसेस जो वो सेल होते हैं, और डिमांड उसकी उससे भी ज़्यादा है। मतलब डिमांड उसकी उससे भी ज़्यादा है, लोग को चाहिए होता है। बिकॉज अगर आप वो देखो, ये हाई एंड वाले मॉडल्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे लोग को वैल्यू फॉर पैसे ज़्यादा सेव होते हुए दिख रहे होते हैं। 70,000 की डिवाइस मेरे को 40,000 में मिल रहा है रिफर्बिश्ड में। अच्छा। 45,000 में मिल रहा है आपको, क्योंकि जितना ज़्यादा। हाँ, कितनी वारंटी के साथ? 6 months की वारंटी हम देते हैं। नए में 1 साल की मिलती है, नए में 1 साल की देते हैं। हाँ, वी आर ऑल्सो फाइंडिंग आउट फेस कि हाँ ठीक है, हम जब इन्वेंट्री सेल करते हैं तो हम रिफर्बिश्ड इन्वेंट्री 3 ग्रेड्स में सेल करते हैं। अच्छा। 1 इज सुपर्ब ग्रेड, वेरी गुड एंड गुड ग्रेड। तो इन तीनों ग्रेड्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ फंक्शनैलिटी। फंक्शनली ऑल 3 ग्रेड्स में सारे डिवाइसेस जो फुल्ली फंक्शनल होते हैं, 47 पैरामीटर जो है वो सब में मैच होंगे, सब में 100% फंक्शनल होते हैं, ऑल द 47 पैरामीटर्स। डिफरेंशिएशन ऑफ ग्रेड इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एस्थेटिक्स। अच्छा। कि जो सुपर्ब ग्रेड होगा उसमें बिल्कुल आपको नेकेड आई से उसमें कोई भी स्क्रैचेस नहीं दिखेंगे, कोई भी डेंट्स नहीं होंगे। वेरी गुड होगा उसमें मिनिमल 1-2 स्क्रैचेस होंगे, या 4-5, हमने हर एक का डेफिनेशन बना रखा है। और जो गुड ग्रेड होगा उसमें शायद 2-4 स्क्रैचेस होंगे, एक माइनर कहीं डेंट भी होएगा। तो बेसिकली हमने ग्रेडिंग का क्राइटेरिया, ग्रेडिंग डिफरेंट ग्रेड्स ऐसे लेकर रखे कि उसके बेसिस पे उसकी प्राइस होती है। तो अब आप जब ये सोर्सिंग करते हो, व्हाट आर दी टॉप 2 और 3 चैनल्स जहाँ से आप इन फोन्स को सोर्स करते हो? सो बेसिकली अगर आप चैनल देखो तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होता है, और वो एज अ कंज्यूमर भी बहुत हैसल फ्री आसान होता है। प्लस जो आपको प्राइस भी मिल रहा है वो प्राइस भी अच्छी ऑफरिंग होती है। तो एक तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेजोन वगैरह पे लोग अपना फ़ोन सेल करते हैं, पुराने फ़ोन जो देते हैं, तो आप लोग अमेजोन वगैरह से ले लेते हैं? करेक्ट, हम उनके अमेजोन, फ्लिपकार्ट, हम उनके लिक्विडेशन पार्टनर्स हैं, वहाँ से हम उनके पास में से इन्वेंट्री कुछ लेके आ जाते हैं। प्लस आज की डेट में पिछले साल, 1.5 साल, 2 साल से जितने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं उन सारों ने अपना रिफर्बिश्ड नहीं, ट्रेड इन का प्रोग्राम जो है, एक्सचेंज अपना खुद का सबने लॉन्च कर दिया है। अच्छा। बिकॉज अगर आप वो देखो, सर्कुलर इकोनॉमी के साथ साथ में
चाहे वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हो या वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या रिलायंस हो या कोई भी बड़ा चेन हो, कोई भी बड़ा LFR हो, सब के लिए। सॉरी इंटरप्ट करूँगा, दो बातें बोली, एक तो सर्कुलर इकोनॉमी और एक LFR, दोनों को थोड़ा इलैबोरेट कर दो। सो बेसिकली सर्कुलर इकोनॉमी पे आपने देखा होगा, आज के डेट में लोग सर्कुलर इकोनॉमी की बहुत बात कर रहे होते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी वो हुआ कि कंज्यूमर एज वेल एज ब्रांड्स एंड ऑल द चैनल्स जहाँ से सेल होता है, अच्छा। उन सारों का वो पिछले कुछ सालों में देयर इज अ चेंज ऑफ माइंडसेट व्हिच इज हैपनिंग, कि लोग चाहे वो ब्रांड्स हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट बना करके, ब्रांड्स भी इस चीज़ को ये नहीं प्रमोट करती कि आपने ये फ़ोन फॉर एग्जांपल फ़ोन खरीदा, 2 साल 1.5 साल यूज़ करा और फिर उस डिवाइस को आपने अपने ड्रॉअर में रख दिया, मतलब वो वेस्ट हो गया। सॉरी मैं वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट अगर इतनी देर तक देख लिया है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा लगा होगा। तो एक सिंपल सा काम कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़, क्योंकि उसका सिंपल रीज़न बताता हूँ, जितने सब्सक्राइबर्स होंगे उतना ही लोग हमारे पॉडकास्ट पे आना चाहेंगे। दिखावा है बट चलता है, तो थोड़ा दिखावे के लिए ही कर दो, और आपको रिकमेंडेशंस भी मिल जाएंगे अगर आप सब्सक्राइबर हो, तो दोनों में ही हेल्प हो जाएगी। और कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि अभी तक का एपिसोड में सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लग रही है और सबसे गंदी चीज़ क्या लग रही है, ताकि हम वो गलत चीज़ें अगले पॉडकास्ट में रिपीट ना करें। चलो पूरा वीडियो देख लो। ब्रांड्स, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो चाहे वो ब्रांड्स हो, सब चाहते हैं कि उस फ़ोन को आप फिर से एक रीयूज़ में लेकर के आओ, रिसाइकिल करके उसको रिफर्बिश करके, सो दैट देयर इज़ लेस ऑफ ई वेस्ट जनरेशन जो है वो कम हो। तो कंज्यूमर्स भी इस चीज़ को लेकर के, आज के डेट में कंज्यूमर्स भी जो है वो चाहते हैं कि मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक फेस जो है वो ऐसा न, इस तरीके से ना हो जाए। तो वो भी चाहते हैं कि सर्कुलर इकोनॉमी का जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ रोटेशन चलती रहे कि हाँ, इंस्टेड ऑफ कि आप उसने उसको अपने घर के किसी ड्रॉअर में बंद करके रख दिया और वो पड़ा हुआ है बिल्कुल वेस्ट हो रहा है, इससे बेटर है कि उस फोन को रीयूज में रिसाइकिल करके, रिफर्बिश करके उस फोन को, उसको पार्ट बनाना, तो उसी को पूरा जो सर्कल जो चल रहा होता है उसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। What's LFR? एंड LFR इज बेसिकली लार्ज फॉर्मेट रिटेल। अच्छा। सो इसमें आपको क्रोमा हो गया, रिलायंस हो गया, जितने बड़े बड़े फॉर्मेट रिटेल स्टोर्स हैं उनको LFR चैनल कहते हैं। ठीक है। तो इन सारों का फोकस क्या है कि इन सारों को बेचना है नया फ़ोन, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हो या वो ब्रांड्स हो, LFR चैनल हो, जो भी जहाँ से भी सेल्स होता है, सबका फोकस है कि हमारे को नया फ़ोन जो है वो बेचना है। अब नया फ़ोन का पेनिट्रेशन ऑलरेडी 68, 69, 70% के आसपास ऑलरेडी मोबाइल फ़ोन का पेनिट्रेशन है। नया फ़ोन बेचने के लिए द ईजिएस्ट वे टू लुर एनी कंज्यूमर इज कि आप उसको अपग्रेड करा दो। कि फॉर एग्जांपल मैं अगर iPhone 14 यूज़ कर रहा हूँ, मुझे 15 बेचना है, तो आप मेरे को दिखाते हो, आप अपना 14 एक्सचेंज कर लो, मैं आपको आपके 14 का एक एक्स प्राइस दे दूंगा, साथ में ये कैशबैक इतना, कार्ड का ऑफर इतना, और 15 आपको खरीदने के लिए सिर्फ 25,000 रुपये ही देना होगा। तो एज अ कंज्यूमर आप भी टेम्प्ट होते हो, अच्छा ठीक है 25,000 रुपये लगा करके। तो उसके वजह से क्या होता है कि उनकी फॉरवर्ड की सेल जो है वो हो रही है, नया फ़ोन जो है वो बिक रहे हैं, और वो पुराने फ़ोन जो है, पुराने फ़ोन जो लेकर के आ रहे हैं। तो ये नेसेसिटी एक तरीके से इसलिए बन गई है क्योंकि ब्रांड्स भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हुक है, बहुत वन ऑफ द मेजर लेवर्स, जिसके बेसिस पे फॉरवर्ड की सेल्स जो उनकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। न्यू मॉडल्स कि नए फ़ोन्स जो है वो बिक रहे हैं। तो दैट इज़ द रीज़न ब्रांड्स भी जो है आज के डेट में सारे लोग जो है अपना ट्रेड इन प्रोग्राम, एक्सचेंज प्रोग्राम जो वो अपना चला रहे हैं। प्लस उसके अलावा जो LFR चैनल जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी अपना एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा होता है। तो हमारा बेसिकली सोर्सिंग यही सोर्सिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, सोर्सिंग जो है मतलब आज की डेट में इन्वेंट्री का ऐसा नहीं कि इन्वेंट्री जो है वो सप्लाई नहीं है या इन्वेंट्री की सप्लाई कम है। देयर आर एम्पल चैनल्स वेयर यू कैन सोर्स योर इन्वेंट्री फ्रॉम। इन्वेंट्री सॉर्ट हो गई आपकी। इन्वेंट्री जो है, हाँ, सोर्स। तो चैलेंजेस पूरे बिजनेस में 2-3 जो टॉप के चैलेंजेस हैं वो एग्जैक्टली क्या हैं? इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि जब हमने ये बिजनेस शुरू करा था तो इसमें कंज्यूमर को किसी भी रिफर्बिशर पे देयर वाज नो ब्रांड जो रिफर्बिशमेंट के प्रोसेस पे ट्रस्ट जो है ना वो बिल्ड करे। आज की डेट में अगर आप पुराने फ़ोन की अगर मान लो बात अगर हम कर रहे हैं, पुराने फ़ोन में आपको पीस ऑफ माइंड या आपके दिमाग में कोई ऐसा आप एक ब्रांड बताओ, आप शॉप जा करके फ़ोन, पुराने रिफर्बिश फ़ोन खरीदना, आपने ये जो है वो आप किसी कंज्यूमर को बोलते हुए नहीं सुना होगा, कस्टमर को, मेरे को इस ब्रांड का रिफर्बिश करा हुआ फ़ोन दे दो। तो वो ब्रांड जो है वो ट्रस्ट
वो बनाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ साथ में ओवरऑल जो फ़ोन का जो रिफर्बिशमेंट होता है, जो सर्टिफिकेशन जो हम करते हैं, देयर वॉज नो स्टैंडर्ड प्रोसेस, कोई भी ऐसा एक स्टैंडर्ड प्रोसेस डिफाइंड नहीं है जिसके बेसिस पे रिफर्बिशमेंट होता है कि किसी ने जो है वो मैनुअली चेक कर दिया 10 चीज़ें कि हाँ ठीक है फ़ोन ऑन हो रहा है, कैमरा चल रहा है, तो ठीक है चलो भेज दो। तो स्टैंडर्ड एसओपी जो है वो रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस का देयर वाज नो एसओपी जो है वो डिफाइंड। प्लस एट द सेम टाइम वही ट्रस्ट ऑफ दैट रिफर्बिशर, फॉर एग्जांपल मैं अगर रिफर्बिश्ड करके इन्वेंट्री अपने किसी एक चैनल से सेल करता हूँ तो कंज्यूमर का उस पर ट्रस्ट होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अच्छा ठीक है रीफिट का रिफर्बिश्ड करा हुआ अगर फ़ोन है, विच मीन्स कि इन्होंने अच्छे तरीके से रिफर्बिश्ड करा हुआ और इनका रिफर्बिश्ड करा हुआ फ़ोन जो है वो चलता है। सो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे जिस पे जो आज के डेट में कंज्यूमर्स का जो परचेज करना जो खरीदने का सोच रहा होता है, जिसके बेसिस पे वो परचेज करता है, और हम इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करने की कोशिश बट ये तो टाइम लगता है, 4-5 साल का गेम है। कोई अगर आज शुरू कर रहा है, 20 साल का बंदा, 30 साल का बंदा जिसको आज से शुरुआत करनी है इस टाइप के बिजनेस की, उसके लिए तो ट्रस्ट बिल्ड करने में ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो हाउ डू यू बिल्ड ट्रस्ट इन दिस बिजनेस? सो ट्रस्ट बेसिकली जिस पे हमने बात करी कि आप जिस तरीके का रिफर्बिश करके जो आप क्वालिटी डिलीवर कर रहे हो, उस पे ट्रस्ट, उसी वही कि आपका जो आपने रिफर्बिश करके प्रोडक्ट दिया, फॉर एग्जांपल मैंने अगर फ़ोन को रिफर्बिश करा, अपने चैनल से एंड कंज्यूमर तक फ़ोन पहुंचा, अब वो कंज्यूमर ने फ़ोन लिया और लेने के बाद में 2 दिन के बाद में उसको वो प्रॉब्लम आ गई, तो मतलब दैट ट्रस्ट जो वो कभी उस तरीके से बिल्ड हो ही नहीं पाएगा। तो ओवरऑल जो रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिफर्बिश किस तरीके से कर रहे हो, रिफर्बिश करने के बाद में आप उनको किन किन पैरामीटर्स पे चेक कर रहे हो, जो आपका रिफर्बिशमेंट हो रहा है उस रिफर्बिशमेंट करने के बाद में आपका फेलियर रेशियो तो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि क्या आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, ये पुराने डिवाइसेस हैं जो ऑलरेडी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल ऑलरेडी यूज्ड है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपने फ़ोन को रिफर्बिश करा, रिफर्बिश करने के बाद में फ़ोन जो है उस टाइम पे बिल्कुल सही चल रहा है, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद में चूंकि पुराने हैं डिवाइसेस तो फिर से हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए, बट दैट इज द एक्सपर्टीज विच यू हैव टू बिल्ड, और उसी के लिए ही आप मतलब दैट इज द वैल्यू विच यू आर एडिंग, और उसी के लिए आप एक एक्स अमाउंट जो है वो सेकेंड हैंड के बाद में रिफर्बिश करने का आपने एक एक्स कॉस्ट ऐड करा और फिर आप जो है वो एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हो। इसी पॉइंट पे अगर आपको बताना हो कि अगर नया फ़ोन 100 रुपये का मिलता है, सेकंड हैंड कितने का मिल सकता है सेम फ़ोन, और रिफर्बिश्ड फ़ोन कितने का मिलता है सेम? सो अगर आप वो देखो तो है क्या कि पूरी इंडस्ट्री, अगर आप रिफर्बिश की पूरी इंडस्ट्री देखो, सेकेंड हैंड की इंडस्ट्री, तो सेकेंड हैंड की पूरी इंडस्ट्री जो है आज के डेट में भी मोर देन 75-80% जो अनऑर्गेनाइज्ड है। व्हेन आई से अनऑर्गेनाइज्ड, इसका मतलब ये है कि जो एक्सचेंज भी हो रहा है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड चैनल में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपार्ट फ्रॉम द ऑनलाइन चैनल कि जहाँ पे आपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, उसके अलावा जो ब्रांड्स अपने एक्सचेंज प्रोग्राम रन कर रहे हैं वो, प्लस दैट लार्ज फॉर्मेट रिटेल स्टोर जो अपना एक्सचेंज प्रोग्राम रन कर रहे हो, तो उसके अलावा आज के डेट में भी 75-80% डिवाइसेस का एक्सचेंज जो है वो किसी भी एक ऑफलाइन स्टोर में, जिसको हम जीटी बोलते हैं, जनरल ट्रेड के स्टोर पे आपके लोकेलिटी में, वो आपने उसको आप जानते हो, या कोई भी रिटेल मोबाइल रिटेल स्टोर में आपने पुराना फ़ोन दिया, उसके बदले पुराना फ़ोन ले लिया, वो स्टोर वाले का किसी के साथ में टाई अप है जो उसके पास में हर एक 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के में आता है, उसका एक प्राइस फिक्स्ड है, उस प्राइस पे वो सारे पुराने फ़ोन्स लेकर के चला जाता है, और फिर वो कई बार वो उनके स्पेयर पार्ट्स को अलग सेल करते हैं या वो अपने चैनल के थ्रू वो सेल कर देते हैं। तो आज की डेट में भी इस इंडस्ट्री का 75-80% ऑफ द इंडस्ट्री इज स्टिल अनऑर्गेनाइज्ड। सबकी कोशिश वही है कि अनऑर्गेनाइज्ड वाला जो चंक है वो धीरे धीरे जो है वो ऑर्गेनाइज में है, तभी उसी तरीके से ही जो इंडस्ट्री, एंड इसीलिए लोग को इतना पोटेंशियल भी दिखता है इस इंडस्ट्री में। रिफर्बिश की इंडस्ट्री भी अगर आप देखोगे पिछले 4 साल 5 साल से इट्स बीन ऑलमोस्ट ग्रोइंग एट 16-17% पे ग्रो कर रहा है। अभी मैं वापस से वो सवाल पूछूंगा, मान लो एक नया फ़ोन मुझे 100 रुपये का मिलता है, रिफर्बिश्ड कितने का मिल सकता है सेम फ़ोन, और सेकेंड हैंड कितने का मिल सकता है? सो बेसिकली अगर आप नया फ़ोन अगर 100 का है, रिफर्बिश्ड करा हुआ डिवाइस जो है मिनिमम 30% अप टिल 65-70% का डिस्काउंट रहता है, डिपेंडिंग ऑन मॉडल, ब्रांड। मतलब वो 40 से लेके 70 रुपए के बीच में पड़ेगा, 30 to 60 का डिस्काउंट है ना? 40 से रिफर्बिश्ड। वेयरएज जो सेकेंड हैंड है
वो आप लगा लो अनदर कि वो डिपेंड करता है ब्रांड टू ब्रांड और मॉडल टू मॉडल, बट लेकिन हाँ वो रिफर्बिश्ड है 10 to 15% और जो है वो कम होता है, तो 30-40 की रेंज में वो रहेगा। करेक्ट। बट लेकिन हाँ वो 10-12-15% एडिशनल आप पैसा पे करके आपको पीस ऑफ माइंड, आपको ये साथ में सर्टिफिकेशन, सर्टिफाइड रिफर्बिश्ड डिवाइस आप खरीद रहे हो तो साथ में आपको वारंटी मिल रही होती है। आपके अगर फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, मेरे को जस्ट एक नंबर पे जस्ट कॉल करके अपना वारंटी के लिए सिर्फ एक कॉल लिखवाना है, घर से फ़ोन पिक हो करके उसको अगर जो प्रॉब्लम है उसको फिर से हम रिफर्बिश्ड करके वापस उसको फिर से डिलीवर। अभी जब आप फ़ोन लेते हो आप भी अपना एक रिफर्बिश का एक कॉस्ट स्पेंड करते हो उसमें। करेक्ट। ओवरऑल अगर मैं वही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स हो गया, वन ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स अगर मैं बोलूँ 100 रुपये का आपका अगर पूरा बिजनेस है, उसमें अगर आप मुझे ब्रेकअप दो कि यार हम उसमें खरीदते हैं सामान 20 रुपये का लेट से, और 5 या 10 रुपये हम लगाते हैं उसी पूरे परसेंटेज में रिफर्बिश करने का, बाकी हमारे क्या क्या मार्जिन हैं, थोड़ा वो बता सकते? सो बेसिकली अगर आप वो देखोगे तो ना डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा कि रिफर्बिशमेंट का, कि हमारे पास में जब डिवाइसेस आते हैं तो एक कोई स्टैंडर्ड क्वालिटी है, स्टैंडर्ड ग्रेड तो है नहीं कि सारे सेम ग्रेड के ही आ रहे हैं, तो हमारे पास मिक्स ऑफ इन्वेंट्री आती है। बहुत सारे डिवाइसेस ऐसे भी आते हैं जो ठीक होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिफर्बिश्ड करने की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि जब हम अपना डायग्नोस्टिक ऐप रन करते हैं तो उनका रिपोर्ट जो है वो कि हाँ ठीक है 47 में से 45 पैरामीटर्स काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो 47 के 47 भी जो है वो काम कर रहे होते हैं, तो हम उनको जो है एस्थेटिकली थोड़ा सा और अच्छे से बना करके उसको अच्छे से रीपैक करके, और हम तो सेल करते हैं अपने ब्रांड बॉक्स के साथ में, रीफिट का ब्रांड बॉक्स के साथ में ही हम सेल करते हैं। कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, फंक्शनैलिटी में प्रॉब्लम होती है। कुछ ऐसे भी डिवाइसेस होते हैं कि जिसमें डैमेज टूटे हुए आते हैं कि डिवाइस ब्रोकन है, स्क्रीन टूटा हुआ है, कैमरा टूटा हुआ है। तो हर एक ग्रेड का अपना एक रिफर्बिशमेंट का कॉस्ट रहता है, बिकॉज अगर फ़ोन टूटा हुआ है तो ऑब्वियसली मेरे को उसमें बनाने में पैसा ज़्यादा लगेगा। अगर फ़ोन में प्रॉब्लम आ नहीं है तो मेरे को उसमें कुछ कॉस्ट तो ना, कुछ में स्पेयर पार्ट में मेरे को कुछ लग रहा है ना, उसके अलावा मेरे को कुछ ज़्यादा रिफर्बिश करना है, बिकॉज उसमें सारे पैरामीटर्स जो वो बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो हर एक ग्रेड वाइज जो हमारा रिफर्बिशमेंट का कॉस्ट जो है वो डिफरेंट होता है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 7 से 8%, 9% के आसपास का रिफर्बिशमेंट का कॉस्ट है। हाँ उतना जो है वो आता है, क्योंकि बहुत सारी इन्वेंट्री फिर ऐसी भी होती है कि कुछ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री जो रिफर्बिश्ड करने में कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आता है, क्योंकि वो डिवाइस ही पूरा आगे से टूटा हुआ, पीछे से टूटा हुआ, फंक्शनैलिटी में कोई फंक्शनैलिटी जो है वो काम नहीं कर रही का, मतलब वो कर नहीं रहा है, तो प्राइस हमारे को वो थोड़ा सा एवरेज आउट करना पड़ता है। 7 से 9%, 8 से 9% का कॉस्ट जो है रिफर्बिशमेंट का। और क्या क्या खर्चे हैं पूरे बिजनेस में? सो रिफर्बिशमेंट का कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट हो गया, रिफर्बिशमेंट लॉजिस्टिक्स कॉस्ट इज अबाउट हाउ मच? लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हमारी सोर्सिंग अलग अलग चैनल से हो रही है, तो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन की कौन से लोकेशन से हम इन्वेंट्री लेकर के आ रहे हैं। तो अगर आप वैसे अगर देखोगे तो 1% के आसपास जो वो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट जो है वो आ जाता है पूरे बिजनेस का। सो 8 to 9 इज रिफर्बिश, 8% इज लॉजिस्टिक्स, व्हिच इज रफली अबाउट 16 to 17%। करेक्ट। व्हाट आर बाकी के कॉस्ट? बाकी के कॉस्ट उसके अलावा आपका मैन पावर का, आपकी जो टीम काम कर रही होती है सेल रिफर्बिशमेंट में, उसके अलावा सेल्स में, मार्केटिंग में, ऑपरेशंस में, फाइनेंस में, तो जिस टीम के साथ में काम कर रहे होते हो तो टीम का सेल्स का कॉस्ट, मैन पावर कॉस्ट आ गया। उसके अलावा आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस एक्सपेंसेस हो गया, प्लस आपके मार्केटिंग के एक्सपेंसेस हो गए कि रफली हाउ मच यू स्पेंड इन मार्केटिंग कॉस्ट? सो इट वेरीज फ्रॉम चैनल टू चैनल। तो हमारा जैसे रिटेल चैनल जो है B2B, हम इसी की बात कर लेते हैं ना डिटेल में। आपके टॉप 4 चैनल्स कौन से हैं जहाँ से आप सेल करते हो? सो हमारा सेलिंग जो है हमारा लास्ट ईयर तक तो इट वाज 100% ऑफलाइन कि हम ऑफलाइन में हमने अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाया हुआ था। स्टोर? नहीं, नॉट स्टोर। अच्छा। हमने अपना कोई फ्रेंचाइजी या वो वाले डायरेक्ट हमारे खुद के स्टोर्स कुछ नहीं है। हमने पैन इंडिया अपने चैनल पार्टनर, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का वो नेटवर्क बनाया हुआ है जिसके थ्रू हम सेल करते हैं। मतलब मोबाइल के जो लोग होते हैं, जो मोबाइल के हो गए, मोबाइल वाले रिटेलर हो गए, उसके अलावा आपके मोबाइल एक्सेसरीज बेचने वाले जो रिटेलर हो गए, जहाँ पे आपके हेडफोन बिकते हैं, नेक बैंड भी बिकते हैं। उसके अलावा फ़ोन के कवर्स, केसेस, ऊपर के टेम्पर्ड ग्लास, ये जो बेचने वाले जो डीलर हो गए, तो हमारे लिए वो सारे चैनल पार्टनर्स जो हमारे लिए पोटेंशियल
चैनल पार्टनर्स हैं कि वो जो है वहाँ से, क्योंकि वो मोबाइल रिलेटेड कुछ भी अगर चीज़ बिक रही है तो वहाँ से जो है रिफर्बिश्ड डिवाइस भी जो वहाँ से सेल हो सकता है। बट क्या ये इजी है क्रैक करना इस पर्टिकुलर सेगमेंट को ऑफलाइन में? मतलब It हाउ is- डू यू कन्विंस देम कि यार हमारा रिफिट का जो ब्रांड है ये हमने ये पैरामीटर पे किया है, आप इसको ले लो? तो आज के डेट में अगर आप देखो तो अप टू एन एक्सटेंट मेट्रो में और टीयर 1 सिटीज़ में वो रिफर्बिश को लेकर के एक अवेयरनेस आ गई है पिछले कुछ सालों में। टीयर 2, 3, 4 में आज के डेट में भी वो अवेयरनेस नहीं है। लोग को पता भी नहीं है कि अच्छा ठीक है, रिफर्बिश्ड करके भी ना एक कोई प्रोडक्ट जो वो ख़रीदा जा सकता है जिसके लिए मेरे इतने पैसे बच जा सकते हैं। टीयर 2, 3, 4 में लोग को आज के डेट में भी वो चीज़ नहीं पता है। 5 साल पहले जो है, जब हमने 6 साल पहले जब हमने काम शुरू करा था, उस टाइम पे ऑब्वियसली ये मेट्रो और टीयर 1 सिटीज़ में भी उतना ज़्यादा नहीं था। तो डिफ़िकल्ट तो ऑब्वियसली बहुत है, मतलब चैनल ऑफलाइन में चैनल वो बनाना हो कि रिफर्बिश प्रोडक्ट, क्यों वो चैनल पार्टनर जो वो आपका पुराना या रिफर्बिश डिवाइस जो वो क्यों बेचे। तो आपको उसको ऑब्वियसली बताना पड़ता है कि भाई ये बेचोगे तो आपको मार्जिन इतना मिलेगा, हम इस तरीके से रिफर्बिश्ड करके देते हैं आपके पास में। आपको क्योंकि हर एक बिजनेस पार्टनर, हर एक चैनल पार्टनर जो वो देखो एट द एंड ऑफ द डे उसको अगर आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को बेच करके और उसको मार्जिन अच्छा बच रहा है, पैसा अगर उसको बच रहा है तो ही हैप्पीली सेल इट। ऑब्वियसली जो आपका प्रोडक्ट का जो वैल्यू प्रोपोजिशन है उसको आपको अच्छे तरीके से चैनल पार्टनर्स को बताना पड़ता है, उस पर कन्विंस करना पड़ता है। उस पर एक बार ही कन्विंस हो जाता है तो एक बार में ऐसा नहीं होता कि कोई भी पार्टनर, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटर हो, होलसेलर हो या रिटेलर हो, वो एक बार में बल्क में ऑर्डर लगा करके जो है वो बिज़नेस शुरू कर देता है। ऑब्वियसली हमने भी जब शुरू करा था, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या चैनल पार्टनर्स हैं उन सब ने जो है वो छोटे छोटे अमाउंट से ही शुरू करा था। लाख, 2 लाख, 3 लाख। हाँ, यस, 100% अपफ्रंट, कोई क्रेडिट नहीं एडवांस में। हाँ, हम क्रेडिट वाला, मतलब सोर्सिंग में भी हमारा एडवांस में ही होता है और सेलिंग में भी, मतलब 90%, 95% जो सेल्स है एडवांस में होती है। एडवांस में हमारी। तो अब इसके अंदर मार्जिन्स जो आप बता रहे हो कि यार अगर आप मार्जिन अच्छे दो तो रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर आपको हाँ, क्योंकि देखो ना, जनरली जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं लाइक कंज्यूमर ड्यूरेबल का हो गया या न्यू मोबाइल फोन्स का हो गया, उसमें चैनल पार्टनर का मार्जिन जो है वो 3-4%, 5% ऑन हायर साइड, 4-4.5%। हाँ, इतने के मार्जिन पे ही वो काम करते हैं। जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, रिटेलर 10,000 के फोन में 400-500 रुपए बचता है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो उतना ही मार्जिन रहता है। अच्छा, कि 4%, 5% मार्जिन उसको मिल रहा होता है। रिटेलर ऑब्वियसली उसका मार्जिन ज्यादा होता है क्योंकि वो एंड कंज्यूमर को डायरेक्ट सेल कर रहा है, तो उनका मार्जिन लगा लो 10 से 12% के आसपास का मार्जिन वो बनाते हैं। तो वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जब हमने वो करा था शुरू, तो हमारा वो था कि पार्टनर्स को अपने साथ में जोड़ने के लिए ज्यादा मार्जिन दो, डाउन द लाइन अपना मार्जिन कम रख करके उनको मार्जिन जो है वो ज्यादा देना, ताकि उनका ट्रस्ट और उनका इस बिजनेस पे कॉन्फिडेंस जो है वो आए, वो पुश भी करें। पुश भी करते हैं और प्लस वर्ड ऑफ माउथ भी जो है वो फैलता है फिर कि अच्छा चलो ठीक है, वो पार्टनर जो है वो अच्छा रिफर्बिश्ड का काम वो कर रहा है, इतने का डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इतने का महीने का बिजनेस कर रहा है। कोई और भी उनका सुन करके जो बिजनेस करने का शुरू सोच रहे होते हैं तो वो भी एक उनको वो लगता है कि चलो ठीक है, इस पे भी देखा जा सकता है, तो आप एक ऑप्शन बन जाते हो। नहीं तो पहले वो क्या होता था, जो टीवी फ्रिज का काम कर रहे होते थे, ड्यूरेबल या डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते थे, उनको ऐड करना होता था, उसी इंडस्ट्री में वो किसी और दूसरे ब्रांड का एक और डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। आज की डेट में कम से कम वो अवेयरनेस मेट्रो टीयर 1 सिटीज में वो आ रही है कि एक बिजनेस के लिए आप एक ऑप्शन बनते जा रहे हो। मतलब लोग सोचते हैं कि अच्छा चलो ठीक है, रिफर्बिश्ड का काम भी जो है वो देखना चाहिए, देखते हैं। तो 10 से 12% रिटेलर को न्यू मोबाइल पे मार्जिन 8 से 10% उनको केस में कितना कर रखा है आपने? वो रिटेलर जो है 15-17% तो बेयर मिनिमम जो है वो आराम से 7-8% का मार्जिन, तो 3-4% आपने बढ़ा दिया। हाँ, डबल तो जितना वो करते हैं उससे डबल तो उनको वो है। प्लस धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, वो पहले 4 साल पहले वो और ज्यादा था, अब धीरे धीरे इस बिजनेस में भी लोग जो है वो, लोग को जैसे जैसे पता चल रहा है इस बिजनेस में भी लोग अब आ रहे हैं, मार्केट धीरे धीरे स्ट्रक्चर हो रही है। हाँ, कंपटीशन भी जो है वो आ रहा है। स्ट्रक्चर्ड मैं अभी भी नहीं बोलूँगा मार्केट ये है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी तक 75-80% मार्केट जो है वो अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो सेम वो सेल्स के टाइम, सेल्स में भी जो वैसा ही है कि कोई एक ऐसा फिक्स्ड, पुराने अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेसेस में मोबाइल ले लो, ड्यूरेबल्स ले लो, कोई भी एरिया अगर लोकेलिटी में, फॉर एग्जांपल गुड़गांव है, ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो साउथ गुड़गांव में
इस पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल जो है वो अपने रिटेलर डाउन द लाइन वो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है वो स्ट्रक्चर जो है वो अभी तक रिफर्बिश में वो अब धीरे धीरे आ रहा है कि लोग जो वो हम जैसे सेल कर रहे हैं इन्वेंट्री हम बेच रहे हैं तो हम धीरे धीरे उस डायरेक्शन में कर रहे हैं कि चैनल जो है वो चैनल को स्ट्रक्चर अप करा जाए। सॉरी मैं दोबारा से वीडियो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट जिनकी वजह से पॉडकास्ट पॉसिबल हो रहा है उनके बारे में बताना भी ज़रूरी है। मेरी ही कंपनी है इजी लीड्स, जिसका मैं फाउंडर हूँ। अगर आप अभी तक नहीं जानते तो प्लीज़, अगर आप सेल्स में हो, रिक्रूटमेंट में हो, बिजनेस है खुद का, या कहीं पे जॉब भी कर रहे हो, या एक इंडिपेंडेंट सोलोप्रेन्योर हो, फ्रीलांसर हो, तो इजी लीड्स आपको हेल्प कर सकता है B2B कॉन्टैक्ट नंबर्स ढूंढने में, ताकि आपकी सेल्स या रिक्रूटमेंट या मार्केटिंग आसान बन सके। तो एक बार जाके चेकआउट कर लेना, फ्री ट्रायल है प्रोडक्ट का, एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर कर लेना। अब पूरा वीडियो आप देख लो। तो चैनल इसके अलावा भी कोई है या सिर्फ ऑफलाइन पे करते हो? नहीं, ऑफलाइन, और उसके अलावा हमने अपना लास्ट ईयर अपना खुद का D2C मार्केट प्लेस refitglobal.com हमने अपना लॉन्च करा। कितने सालों बाद? ये हमने करा 2017 में हमने अपना बिजनेस शुरू करा था। अच्छा। और 2023 में आपने शुरू 6 साल के बाद में, मतलब वो था कि इस बिज़नेस का ये है एक थोड़ा ये रिफर्बिश्ड का बिज़नेस इन ओवरऑल अगर आप वॉल्यूम में काम करते हो तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बिज़नेस इन टर्म्स की। नए में क्या होता है कि नया प्रोडक्ट का आप बिज़नेस जब कर रहे होते हो तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, प्रोडक्ट आया, एंड प्रोडक्ट पैक वैक होकर के सील वील लग करके आया, आपको सिर्फ वो प्रोडक्ट को सेल कर देना होता है जो भी चैनल आपने बनाया हुआ है। रिफर्बिश्ड और उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ मॉडल्स होते हैं नए में, ये 4, कोई भी अगर एक डिस्ट्रीब्यूटर है तो उसके पास में पता है 5 से 6 मॉडल 7 मॉडल वो कर रहा है डिस्ट्रीब्यूशन। वेराज रिफर्बिश्ड में हमारे इसमें क्या होता है, जब हमारे पास सेकेंड हैंड डिवाइसेस की जब इन्वेंट्री आती है तो इन्वेंट्री लॉट्स में आती है कि, और उन लॉट में 200 300 400 अलग अलग तरह के मॉडल होते हैं। मतलब समझो स्मार्टफोन आज तक इंडिया में जितने भी स्मार्टफोन बिके हैं उनमें से कोई भी मॉडल जो है वो आ सकता है हमारे पास। तो एक जब लॉट आता है तो उसमें 400 500 600 डिफरेंट मॉडल्स आते हैं। उन 400 500 मॉडल में ऐसा नहीं होता है कि सारे मॉडल की क्वांटिटी जो वो सेम होती है। कुछ मॉडल होंगे जिसकी सो ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे 30-40% जो इन्वेंट्री है ऑफ द टोटल लॉट, वो 20% ऑफ द मॉडल्स वुड कंट्रीब्यूट टू 50 to 60% ऑफ द टोटल इन्वेंट्री। अच्छा। तो अगर 400 मॉडल आ रहे हैं तो 100 मॉडल जो है वो 50% इन्वेंट्री जो है वो उन 100 मॉडल्स में ही होगी। बाकी फिर उसके बाद बड़ी लॉन्ग टेल ऑफ इन्वेंट्री होती है, एक पीस 1 2 5 7 10 12 ऐसे करके वो इन्वेंट्री होती है। अब उसमें होता क्या है कि अगर आप सिर्फ ऑफलाइन में हो तो ऑफलाइन में इन्वेंट्री को अगर आप सिर्फ ऑफलाइन चैनल में अगर आप लिक्विडेट करते हो तो वहाँ पे, क्योंकि आप एंड कंज्यूमर तक पहुँचने के लिए बीच के लिए आपने ऑफलाइन का चैनल बनाया हुआ है कि आपके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के बाद होलसेलर, और फिर रिटेलर, फिर कंज्यूमर। तो आपको दोनों तीनों चैनल जो बीच में लेयर्स हैं उनके लिए आपको मार्जिन रख करके फिर एंड कंज्यूमर तक आप पहुँचते हो, तो आपका मार्जिन उसमें कम होता है। तो आपकी कोशिश हमेशा ये होती है कि मैं भी डायरेक्ट एंड कंज्यूमर तक मैं कैसे पहुंचूं, तो उसके लिए जो है आपने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च करा। अब प्रॉब्लम ये होता है, जिस तरीके का बिजनेस है, जैसा मैंने आपको बताया इन्वेंट्री लॉट्स में आती है, तो अगर आप सिर्फ ऑफलाइन में अगर आप सिर्फ आपने काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, क्योंकि आपके आगे भी 2 चैनल 3 चैनल है जिसके बाद एंड कंज्यूमर को मिलता है, पहुँचती है इन्वेंट्री। और अगर आप सोचो कि मैं पूरी की पूरी इन्वेंट्री ऑनलाइन अपने ऑनलाइन चैनल से निकाल दूं, तो वहां पे प्रॉब्लम ये होता है, चूंकि लॉन्ग टेल ऑफ इन्वेंट्री इतनी होती है कि आप ऑनलाइन से अगर निकालते हो तो जो मॉडल की क्वांटिटी की डेप्थ है वो मॉडल तो ऑनलाइन में सेल हो जाता है, आप उसको प्रमोट करके आपने अब जो 2 4 5 क्वांटिटी है उस इन्वेंट्री को आप पे ROI निकालना बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। प्लस ऑनलाइन चैनल में जब आप करते हो काम, सिर्फ ऑनलाइन में रहते हो, तो इन्वेंट्री होल्डिंग भी जो है वो लंबी होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता आप इन्वेंट्री आज लगाते हो, मतलब इन्वेंट्री रिफर्बिश हुआ आपके केस में तो ये भी प्रॉब्लम है ना कि मान लो मुझे iPhone 14 आज चाहिए था सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड। अब मैं आज गया आपकी वेबसाइट पे गया और ढूंढा और आज आपके पास वो इन्वेंट्री नहीं थी। नए के केस में तो वो हमेशा अवेलेबल रहेगा। करेक्ट, राइट। आपके केस में ये थोड़ा टाइमिंग का एक क्रिटिकल प्रॉब्लम रहता है कि उस टाइम पे वो रिफर्बिश्ड का वो वाले फोन का स्टॉक था या नहीं था। बट लेकिन अब हम हम यही सब चीज़ों पे अब बहुत ज़्यादा हम ध्यान देने लगे।
जैसे जैसे बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, तो हम जो वो ऑनलाइन ऑफलाइन वाला वो डिस्कस कर रहे थे अब, तो उसका वो वही था कि हमारा वो क्लैरिटी थी शुरुआत से, दोनों, मेरे को और मेरे पार्टनर अवनीत को, हम दोनों को वो क्लैरिटी थी कि हमारे को दोनों चैनल में रहना बहुत ज़रूरी है टू सी द ओवरऑल बिजनेस ग्रो। करेक्ट। कि आपको मार्जिन फ्रंट पे भी आपका एक ऑफलाइन से आपकी रोटेशन जो फास्ट हो रही है, ऑफलाइन से आप इन्वेंट्री को जल्दी रोटेट कर रहे हो। ऑनलाइन में कुछ मॉडल्स हैं जो जिनके पास में आपके पास ज़्यादा सरप्लस में आपके पास में सप्लाई है, उनको आपने ऑनलाइन में डाल करके वहाँ से आप ROI अच्छी निकाल रहे हो, मार्जिन आप वहाँ से अच्छा बना रहे हो। उसमें एक और फ़ायदा भी तो ये होता है ना, मान लो मैं लेने गया था iPhone 14 आपका, ठीक है, किसी रिटेलर के पास गया ऑफलाइन और मैंने उसको बोला iPhone 14 है रीफिट का, करेक्ट। तो उसने बोला यार 14 नहीं है 13 है। अब मुझे ब्रांड का वहाँ से पता लग गया रीफिट का कि रीफिट है ये, कुछ तो सरप्लस, ये आप रिफर्बिश्ड फ़ोन करके देते हैं। करेक्ट। अब सेम उसने मेरे को बोला रिटेलर ने, यार ये ब्रांड है बट 14 नहीं है इसका मेरे पास अवेलेबल, 13 है। अब एज ए कंज्यूमर मैं आपकी वेबसाइट पे गया कि चल यार वेबसाइट पे देख लेता हूँ, हो सकता है उस रिटेलर के पास उस टाइम पे 14 ना हो बट वेबसाइट पे 14 हो, करेक्ट, और वो वहां से ऑर्डर कर सकता है। तो वो जो सप्लाई डिमांड का जो गैप है ना, वो दोनों चैनल में होने से वो भी एक मेरे को लगता है सॉल्व काफी हद तक होता है आपका। और प्लस अब जैसे हम चूंकि अब काम करते हुए हमारे को भी इसमें 6 साल प्लस, उसके पहले भी हमारा 2 साल जो है वो हमने इस इंडस्ट्री के बारे में हमने अच्छा खासा नॉलेज हमने ले रखा था। तो अब हम वही सब चीज़ें जैसे जैसे अब बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों का कि, या फॉर दैट मैटर हमारे ऑफलाइन के चैनल पार्टनर्स भी हैं, उनकी भी ये बहुत बड़ा एक इंडस्ट्री का प्रॉब्लम रहा है कि कंसिस्टेंसी ऑफ सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री, कि आप अपने पार्टनर्स, आपके जो चैनल पार्टनर्स हैं, उनको आप रेगुलर सप्लाई ऑफ इन्वेंट्री दो। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप साल के 4 महीना आप उनको इन्वेंट्री देते हो, बाकी 4 महीना बोलते हो अभी तो मेरे पास में सप्लाई है ही नहीं। तो वही सब चीज़ें, मतलब बिजनेस में जब आप कर रहे होते हो और उसको एक स्केल पे लेकर के जाना होता है, तो आपको ये सब चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती है। करेक्ट। और हम इन सारी चीज़ों पे ध्यान दे करके धीरे धीरे हम इन सारी चीज़ों पे आप टू एन एक्सटेंट हमने बहुत हद तक हमने काम कर लिया। आपने अपना चैनल भी खोल दिया D2C, वहाँ पे भी सेल कर रहे हो, ऑफलाइन भी सेल कर रहे हो, मार्केटिंग में भी स्पेंड करते हो। करेक्ट। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे आपने मार्केटिंग के लिए, चाहे वो ऑफलाइन के लिए किए होंगे चाहे वो ऑनलाइन के लिए किए होंगे। सारे एक्सपीरियंस को मिला के कोई ऐसे टॉप 3 मार्केटिंग के हैक्स अगर आप बता पाओ कि ये बहुत क्रिटिकल हैक्स थे जिसको हमने जब यूज़ किया तो हमारा बिजनेस का टैंजिबल ग्रोथ हुआ। छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स रोज़ करते होगे आप, बट मेजर अपलिफ्ट किसी हैक से मिला था या किसी मार्केटिंग से मिला था? देखो, मतलब ये हैक की बात अगर है तो मतलब हैक ऐसा होता है कि हमारा ये मानना है कि बिजनेस अच्छा बनाने के लिए या सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए आई डोंट थिंक एनी हैक वर्क्स। एट द एंड ऑफ द डे आप जिस भी इंडस्ट्री में हो, जिस भी प्रोडक्ट में हो, उसके जो बेसिक 3-4 पिलर्स हैं, 3-4 पैरामीटर्स है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट विद योर वर्क। जो आप कर रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन बिजनेस में हो, तो यू बी ऑनेस्ट विद योर चैनल पार्टनर्स, एंड ऑब्वियसली वाई योर चैनल पार्टनर्स, आपकी इन्वेंट्री है, आपका प्रोडक्ट जो वो एंड कंज्यूमर तक जा रहा है, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट। और अगर आप ऑनलाइन चैनल से इन्वेंट्री सेल कर रहे हो तो आप अपने कंज्यूमर से डायरेक्टली इंटरैक्ट कर रहे हो, देन ऑब्वियसली जो भी चीज़ आप कमिट कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइस, you have to deliver, you should deliver that. At the same time, बिजनेस को बिल्ड करते समय जो आप काम कर रहे हो तो उस पर आपको दैट कन्विक्शन होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मैं कर रहा हूँ और जिस तरीके से कर रहा हूँ, दैट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो वो कन्विक्शन होना कि हाँ मैं कर रहा हूँ तो इससे मेरे को इस चीज़ को मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ तो आई रीच माई डेस्टिनेशन, मेरे को सोल्यूशन इसका जो है वो मिल जाएगा। तो मतलब इन शॉर्ट बात वही है कि हैक तो कुछ नहीं है कि ये चीज़ कर लो तो जो है इस इंडस्ट्री में या इस बिजनेस में जो है वो सक्सेसफुल हो जाओगे। बिकॉज ऑब्वियसली हम भी 4 चीज़ें करते हैं, 4 चीज़ें करने के बाद में समझ में आता है कि अच्छा ठीक है ये चीज़ काम नहीं कर रही है, ये 3 चीज़ काम नहीं, जो काम नहीं की। तो कभी भी हमने भागने की कोशिश नहीं करी कि एक बार में जो है जब काम शुरू करा हमने कि एक बार में ही हम जो है वो 100 करोड़ का बिजनेस बना देना या 200 करोड़ का, स्टेप बाय स्टेप करके हम चले। जब शुरुआत में मैं और मेरे पार्टनर, मैं और मेरा पार्टनर, हम दोनों अवनीत, हम दोनों जने
इन्वेंट्री रख करके, गाड़ियों में इन्वेंट्री रख करके हम ऑफलाइन पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स के पास में जाते थे कि ये प्रोडक्ट है, ये है, ऐसा होता है, रिफर्बिश्ड डिवाइस, इसको आप रखो, इसको सेल करो, इसको आप बेचोगे तो नया इतने का आता है, रिफर्बिश्ड इतने का आएगा, आपको इतना मार्जिन बचेगा। तो लोग को वो कन्विंस करना पड़ता था। तो जब शुरुआत में जाते हैं तो बहुत सारे लोग तो मतलब ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग तो छोड़ो, घर वालों का भी वो होता था। घर वाले मेरी मेरे 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 माय मदर ऑलवेज यूज्ड टू से टेल मी, जब उनको पता चला, कहती ये पुराना फ़ोन ये कौन सा काम करते हो, पुराना फ़ोन बेचते हो, ये कैसा काम है, तुम्हारी नौकरी तो अच्छी थी, तुमने नौकरी छोड़ करके ये नया काम, ये अच्छा काम पकड़ लिया तुमने, यहाँ पुराना फ़ोन बेचते हो। तो मतलब कोई भी काम जो है वो वही जो आपके पिक्चर के डायलॉग शाहरुख खान में, कोई भी काम जो वो छोटा नहीं होता, बट काम जो है, बिजनेस जो है वो बिल्ड आप किस तरीके से कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। और ऑब्वियसली हार्ड वर्क और मतलब मेहनत जो है बहुत लगती है। ऑफलाइन चैनल में जब बनाने हमने शुरू करा है, अभी भी आज के डेट में भी वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बिजनेस जो है वो आपके उस लेवल पे पहुंच गया है, या ऐसा है कि सारी चीज़ें ऑटो मोड पे और सारी चीज़ें चल रही है। आज के डेट में वो स्ट्रगल और वो सारी चीज़ें जो है डे टू डे बेसिस पे वो पार्ट ऑफ आवर जॉब है। मेजर डिमांड वैसे कौन से एरिया में रहती है सेकंड हैंड रिफर्बिश्ड फोन्स की? इंडिया में अगर मैं बात करूँ, कहाँ पे मेजर डिमांड है? मेजर डिमांड नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ और नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया में। कोई रीज़न यहाँ क्यों? यहाँ पे ऐसा कोई वैसा रीज़न नहीं है कि यहाँ पे क्यों होता है। मतलब अगर आप प्रोडक्ट का देखो तो जितने भी हैं लोग, पार्टनर्स, चैनल पार्टनर्स जो हैं, चाहे वो ऑफलाइन वाले हो गए, क्योंकि आज के डेट में ऑनलाइन चैनल से रिफर्बिश्ड इन्वेंट्री का उतना बड़ा चंक सेल जो है वो रेवेन्यू वहाँ से नहीं आता है। ऑफलाइन चैनल जो है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू व्हेन इट कम्स टू रिफर्बिश्ड बिजनेस। रिफर्बिश्ड में तो ऑफलाइन में जो चैनल पार्टनर्स हैं वो इस साइड के लोग जो है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ चैनल पार्टनर्स आर मोर फ्रॉम नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। एट द सेम टाइम टियर 2, 3, 4 सिटीज़ में भी आज के डेट में अब पेनिट्रेट जो हम धीरे धीरे करके वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। नॉर्थ सेंट्रल इंडिया के बाद में साउथ में बहुत अच्छा बिजनेस है, क्योंकि बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस कि वहाँ पे लोग जो है थोड़ा सा साउथ का मार्केट जो है वो इधर के मार्केट से ज़्यादा पहले मैच्योर उधर की मार्केट होती है। तो वहाँ पे साउथ में बहुत अच्छा बिजनेस है। मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ तो देखो पैन इंडिया जहाँ पे भी मेट्रो और टियर 1 सिटीज़ में तो रिफर्बिश्ड का काम अच्छा है, बट नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भी टियर 2, 3, 4 के तरफ हम पिछले 2-2.5 साल से हम हमारा फोकस वही वो एरियाज़ हैं, और पूरा ओवरऑल बिजनेस का हमारा 40% आज के डेट में हमारा बिजनेस जो है वो टियर 2, 3, 4 और 4 सिटीज़ से आ रहा है। अच्छा, आपने बोला साउथ की ऑडियंस थोड़ी ज़्यादा मैच्योर है, मतलब उनको ज़्यादा साउथ की ऑडियंस, हाँ मतलब बेसिकली यार आपको कोई भी प्रोडक्ट देखो ना, कोई भी इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो वो नए मोबाइल नए कैटेगरी का भी अगर आप बिजनेस देखोगे ना, तो जो हाई एंड वाले मॉडल्स होते हैं वो हाई एंड वाले मॉडल का सेल्स का कंट्रीब्यूशन साउथ मार्केट से हमेशा जो है वो ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे रिटेल जो है रिटेल फॉर्मेट जो है वहाँ पे उस तरफ में ज़्यादा है। यहाँ पे अभी भी डिस्ट्रीब्यूशन और होलसेल जो है, ऐसा कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड होलसेल जो है वो ट्रेडिशनल फॉर्मेट ऑफ बिजनेस है जो सालों साल से चलता आ रहा है। रिटेल जो है आज की डेट में बड़े बड़े रिटेल स्टोर जो है वो पिछले 10 साल 12 साल से जो है वो शुरू हुआ है कि जैसे मॉडर्न ट्रेड चैनल जिसको हम कहते हैं, तो चाहे वो टाटा क्रोमा हो, रिलायंस हो, ये जितने हैं मॉडर्न ट्रेड जो है वो 10-12 साल पहले ही आया इंडिया में। जब शुरुआत में आया था तो लोग को भी लगता था कि हम भी देखते थे, होता था एक बड़े इतने बड़े स्टोर में आपको सारी चीज़ें मिल रही है, ठीक है, तो वो ये तो सिर्फ बड़े शहर में जो है वहीं पे चल सकता है, मेट्रो में चल सकता है। बट साउथ की मार्केट अगर आप देखोगे तो ऐसे बड़े बड़े स्टोर का कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत पहले से जो है वो चल रहा है। तो उस हिसाब से आपकी सेल ज़्यादा वहाँ नहीं होनी चाहिए? तो वो नहीं, और यहाँ पे मैंने जैसे बताया ना, ये बिजनेस का मेजॉरिटी शेयर जो है वो ऑफलाइन से रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू और आप देखोगे तो वो ऑफलाइन चैनल जो वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है विज़ ऑनलाइन। ऑफलाइन के चैनल पार्टनर्स जो वो नॉर्थ में और सेंट्रल इंडिया में जो है वो
ज़्यादा हैं, जिसके वजह से आपका यहाँ से फंक्शन बिजनेस का भी ऐसा है ना, अगर मान लो आपके साउथ में ज़्यादा होते तो वहाँ हाँ, तो वो धीरे धीरे जो है वो ट्रेंड, मतलब वो जो है वो साउथ में भी जो है वो बट काम जो है वहाँ पे भी हो रहा है, मतलब बिजनेस वहाँ पे भी ग्रो कर रहा है। टोटल कितने रिटेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अभी आपने? सो ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास में तो टोटल हमारे पास बेस करीब 16,000-17,000 चैनल पार्टनर्स का हमारे पास में बेस अच्छा, है। जिसके थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। करेक्ट, इन्वेंट्री हमारे कितने तक ले जा सकते हो? ले करके तो मतलब वो देखो, वैसे तो ले करके मतलब मैक्सिमम कैप है कहीं पे? कैप तो इसमें मतलब उस तरीके से कैप इन टर्म्स ऑफ क्वांटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट है, बिकॉज हमारे तो देखो ना पोटेंशियल चैनल पार्टनर्स जो मोबाइल बेच रहा है वो भी है, जो हेडफोन्स और जो मोबाइल एक्सेसरीज बेच रहे हैं वो भी है, लैपटॉप्स बेच रहा है वो भी जो है। लैपटॉप्स बेच रहे हैं वो भी है, जो आपको केसेस एंड कवर्स बेच रहे हैं वो भी है। तो वो क्वांटिफाई करना इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। बट हाँ ठीक है, 50,000, 70,000, 80,000 तो ले करके उतना तो आपके पास मतलब रीच जो है वो धीरे धीरे करके वहाँ तक पहुँच ही जाएगी, जैसे जैसे आप टीयर 2, 3, 4 सिटीज़ में और ज़्यादा पेनिट्रेट करते जाओगे। बट इसके अलावा जैसे एक तो हो गया ऑफलाइन पे बेच रहे हो और दूसरा हो गया कि आप अपना D2C प्ले कर रहे हो। बट आपको लगता है कि खुद का एक ब्रांडेड आउटलेट होना भी एक नेसेसिटी है? अगर आपको एक ट्रस्ट फैक्टर वाला जो बात कर रहे थे सबसे पहले आपने शुरू किया था, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस बिज़नेस में, सर्टिफिकेशन और ट्रस्ट, ये 2 पॉइंट आपने बोले थे। करेक्ट। तो ब्रांड खुद का एक आउटलेट स्टोर हो रीफिट के नाम से, जहाँ पे लोग आके सारे फ़ोन्स के मॉडल्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, देख सकते हैं, डू यू थिंक दैट कैन ऑल्सो बी अ गुड चैनल फॉर यू? सी, जब आप ना बिजनेस जब आप बनाते हो, बिल्ड करते हो, तो आप खास करके कोई बिजनेस अगर बूटस्ट्रैप्ड हो तो आपको ना आप हमेशा आरओआई आप देख करके चलते हो कि आप जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप जितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वो पैसा लगा करके इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो आपको क्या रिटर्न आएगा वहाँ से। जहाँ तक रही एक्सक्लूसिव स्टोर्स की बात या डायरेक्ट आपकी रीफिट का डायरेक्ट ओन रन स्टोर, वो कॉन्सेप्ट जो है ना नए मोबाइल्स में भी सक्सेसफुल नहीं रहा है। अच्छा। आपने देखा होगा कि हॉटस्पॉट, द मोबाइल स्टोर, इस correct. तरीके से करके बहुत सारे जो कि नया फ़ोन जो है वो सेल करते थे। आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से भी वो सक्सेसफुल नहीं रहा था, बिकॉज कि उतनी, क्योंकि जब आप एक अपना खुद का स्टोर रन करते हो तो एक तरीके से समझ लो आपका एक बिजनेस का आपका एक वो एक्सटेंशन वहाँ पे आपने उस लोकेलिटी पे आपका वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी आपका ऑपरेशनल एक्सपेंस है, मैन पावर एक्सपेंस है, प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वहाँ पे इन्वेंट्री जो जा रही है तो वहाँ पे भी इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई। तो ये सारी चीज़ों को मिला करके स्टोर को प्रॉफिटेबली रन करना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कमिंग बैक टू दिस रिफर्बिश्ड बिजनेस, चूंकि हमारा प्रोडक्ट का ASP जो है ऑब्वियसली, चूंकि नए से हम कम प्राइस पे है बेचते हैं, हम 30, 40, 50, 60% लोअर होता है, डिस्काउंट रहता है हमारा प्राइसेस, तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट का ASP विज़ नए से तो कम ही आएगा। नए का अगर एवरेज ASP, सेलिंग प्राइस, हाँ, अगर नए का एवरेज सेलिंग प्राइस अगर 12,000, 14,000, 15,000 आता है तो हमारा 6,000, 7,000, 7,500 की ASP आती है। उस ASP के साथ में विथ ऑल दोज ऑपरेशनल एक्सपेंसेस ऑफ दैट स्टोर, वो जो है वो फीजिबल एज अ कंपनी, एज यू नो, हमारे को वो लगता है कि ROI जो है वो स्टोर, एक्सक्लूसिव स्टोर रन करके जो ROI निकालना इस बिजनेस में मुश्किल है, क्योंकि ASP जो है वो कम है। एट द सेम टाइम ASP कम होने के साथ साथ में आपके ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और बाकी सारे एक्सपेंसेस जो वो उतने ही हैं। तो जस्ट फॉर एक्सपीरियंस सेक आप एक प्रॉपर स्टोर वो मतलब टू बिल्ड दैट ट्रस्ट कि आपको स्टोर इज द ओनली ऑप्शन विथ विच यू कैन बिल्ड ट्रस्ट, वी डोंट थिंक सो। तो उसके अलावा भी जैसे ट्रस्ट बिल्ड करने का आपने अगर चैनल बनाया हुआ, ऑफलाइन चैनल ही है, तो आप अपने चैनल पार्टनर के थ्रू भी जो है वो कंज्यूमर का ट्रस्ट, अगर आपका प्रोडक्ट अगर आपके प्रोडक्ट की रिफर्बिशमेंट की क्वालिटी अगर उतनी अच्छी है कि एंड कंज्यूमर तक अगर पहुंच रहा है और उसको यूज़ करने के बाद में उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर बढ़िया है, मतलब कि आपने उस कस्टमर का, जो भी कंज्यूमर यूज़ करा, आपने उसका ट्रस्ट जो है वो जीत लिया, तो हाँ ठीक है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा चैनल जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, स्लो है, बट लेकिन वो जो है वो वी थिंक कि एज अ बिजनेस दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ यू नो बिल्डिंग ट्रस्ट। क्योंकि आप खास करके हमारे बिजनेस में हम जब काम कर रहे होते हैं तो हमारे को हमेशा वो होता है कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से कि
ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना, किसी भी ब्रांड को, फॉर एग्जांपल रिफिट की मेरे को ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ानी है, होम ग्रोन ब्रांड बढ़ा, तो कोई भी अगर आप देखोगे तो इट इज़ वेरी इजी टू से कि ठीक है मार्केटिंग कर लो ना, किसी एक ब्रांड एम्बेसडर को ले लेते हैं, टीवी पे ऐड चला देंगे, पेपर में ऐड दे देंगे, रेडियो जिंगल चला देंगे, हम बोल देंगे कि हम तो अपने प्रोडक्ट मतलब टीवी ऐड में दिखा देंगे हम इतने पैरामीटर्स पे चेक करते हैं, वो करते हैं, बट वो पैसा उतना स्पेंड करके आप उससे क्या बिजनेस लेकर के आ पाओगे, और वो कितना वो जितना पैसा आप मार्केटिंग में स्पेंड कर रहे हो वो करना, मतलब आरओआई पॉइंट ऑफ व्यू से करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बिल्ड करने में, कोई चीज को बिल्ड करने में आप पैसा ही इतना मत इन्वेस्ट कर दो कि उसका रिटर्न आने में ही आपको सालों साल लग जाए, तब तक आप एग्जिस्ट ही ना कर रहे हो। ये बूटस्ट्रैप फाउंडर ही बोल सकता है ये बात। कंपनी आपकी तब तक पता चला, तब तक आप वहां तक जब तक आरओआई आपकी आएगी तब तक आपकी कंपनी सर्वाइव ना कर पाए। सही बात है। तो इसलिए हम मतलब कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से और उन सारी चीजों को लेकर के वी आर वेरी, बोथ मी एंड नवनीत, हम दोनों का हमेशा से वो रहता है। तो आप सर्वाइवल और फेलियर की बात कर रहे हो, हमने बहुत सारी अच्छी बातें तो कर ली इसकी कि यार ये चीज़ें क्या हैं, इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, बट अगर कोई फेलियर का रीज़न बन सकता है, कोई ऐसे एक दो पॉइंट्स हैं जिसको लगता है कि यार ये अगर हमने नहीं इंश्योर किया तो वी विल फेल, या ये पूरा एंटायर रिफर्बिश्ड बिजनेस कैटेगरी एज अ होल विल फेल? सो जैसा अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि इन्वेंट्री हमारी आती है लॉट्स में, तो जब लॉट्स में आती है ऑब्वियसली एन नंबर ऑफ मॉडल्स होते हैं, 200 300 350 मॉडल्स होते हैं, डिफरेंट सारे मॉडल्स का अलग अलग प्राइस होता है। तो इस बिजनेस में जो हमने देखा है कि या जो भी इस बिजनेस में काम कर रहे हैं, अनलाइक न्यू, जहाँ पे नए बिजनेस में क्या होता है कि मॉडल वाइज पीएनएल लोग एनालाइज करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर ए मॉडल है, मेरे ने खरीदा 100 रुपये में और मैंने बेचा 110 रुपये में, तो मैंने 10 रुपये मार्जिन कमाया। वो मॉडल टू मॉडल जो है वो अपना पीएनएल बना करके देखते हैं, करेक्ट, वो देखते हैं। रिफर्बिश्ड बिजनेस में यहाँ पे आप मॉडल टू मॉडल, अगर आप सोचोगे कि मैंने एक मॉडल 100 रुपये में खरीदा था और इसको मेरे को 101 में ही बेचना है, तो मॉडल टू मॉडल प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप वो मैप करोगे, तो उस तरीके से जो वो इन्वेंट्री लिक्विडेशन जो है वो आपका बहुत ज़्यादा लंबा खिंच जाएगा। वो पॉसिबल है नहीं, वो नहीं होता पॉसिबल इस बिजनेस में। तो क्या सही तरीका? तो इन्वेंट्री जो है वो हमेशा लॉट्स में आपको लिक्विडेट करनी चाहिए। अच्छा। अगर आप ऑफलाइन चैनल में कर रहे हो, ऑनलाइन में ऑब्वियसली आप उसी में से जो मॉडल आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे मैं ऑनलाइन अगर सेल करूंगा इसके आरओआई अच्छी आएगी, उन मॉडल्स को आप ऑनलाइन में सेल करो। बाकी उसके अलावा जो मॉडल्स हैं उसको हमेशा आपको इन्वेंट्री आगे लिक्विडेट जो वो लॉट्स में करना चाहिए। मतलब एक ओवरऑल लॉट लेवल पे आप कैलकुलेट करना चाहिए आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस, कि हाँ ये 50 मॉडल मिला करके मेरी इतनी कॉस्ट प्राइस, सोर्सिंग प्राइस थी, उसके अलावा मेरी रिफर्बिशमेंट की कॉस्ट इतनी हुई, तो ये मेरा नेट कॉस्ट हुआ और मेरे को इतने में मैं सेल कर रहा हूं, तो दिस इज द मार्जिन विच आई एम अर्निंग। समझ गया। उसके अगर ब्रेकअप में अंदर जा करके कि इस लॉट में जो है वो 100 मॉडल है और 100 के 100 मॉडल में मेरे को 10% मार्जिन बन रहा है या नहीं बन रहा है, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो इसमें ऐसा होता है कि अगर 100 मॉडल है तो उस 100 में से कुछ 20 मॉडल पे हो सकता है शायद आपको 20% मार्जिन बने, किसी में 5 बने, किसी में 5 बने, किसी में आपको लॉस भी होएगा। अच्छा, कि कुछ मॉडल ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको लॉस पे बेचना पड़ता है, तो जो लॉस ब्लेंडेड आपको प्रॉफिट, तो ब्लेंडेड जो वो आपको लॉट लेवल पे प्रॉफिट। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जो हम बहुत क्लोजली एज अ बिजनेस हम मॉनिटर करते हैं, विच इज एजिंग ऑफ स्टॉक। क्योंकि क्या होता है कि इन्वेंट्री जब लॉट्स में आती है और वो जो लॉन्ग टेल ऑफ इन्वेंट्री होती है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में 5000 क्वांटिटी का मेरे पास में लॉट आया। 5000 क्वांटिटी में जैसा मैंने आपको बताया कि उसमें मिक्स ऑफ फास्ट सेलिंग मॉडल्स, एवरेज सेलिंग मॉडल, लो सेलिंग मॉडल, तीनों का मिक्स होता है। क्योंकि हमारे पास तो वो सारे मॉडल्स आ रहे हैं जो आज तक इंडिया में बिक चुके हैं। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में जितने नए मॉडल्स, आज जितने भी नए लॉन्च वाले मॉडल्स जो भी ब्रांड ने लॉन्च करा उन सारे के सारे हिट है। उनमें से 20% मॉडल बहुत हिट रहे, कुछ 20-30% एवरेज बिके, कुछ जो है वो बिल्कुल फ्लॉप रहे। बट लेकिन चूंकि वो जितना भी बिका वो हमारे पास आने का, वो हमारे पास जो वो सारे आते हैं। तो जब हमारे पास 5000 क्वांटिटी का लॉट आता है तो वो भी ऐसा ही होता है कि मिक्स ऑफ फास्ट सेलिंग, एवरेज सेलिंग एंड लो सेलिंग। वो जब आप इन्वेंट्री को जब आप लिक्विडेट करने के लिए, जब आप इन्वेंट्री को फॉर एग्जांपल लॉट बना करके, लॉट में कि आपने किसी आगे पार्टनर को या आप अपने चैनल के थ्रू जब आप लिक्विडेट कर रहे होते हो, तो एज अ
चैनल एज अ फॉर एग्जांपल आपने इन्वेंट्री ली 5,000 की और मैं आपका चैनल पार्टनर हूँ, आपने मेरे को बोला कि ये इन्वेंट्री है, इसमें से आप ऑर्डर बना लो। अब मेरे को और पिक एंड चूज मॉडल का ऑप्शन अगर मिलकर के अगर मिलता है तो मैं क्या करूँगा, जितने भी फास्ट सेलिंग और जिस पे मेरे को लगेगी कि इसमें मेरा मार्जिन अच्छा बनेगा, जैसा मैं आपको बता रहा था कि लॉट में कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, कुछ में कम होता है, किसी में नुकसान भी होता है। तो जिन मॉडल में नुकसान वाले का रहेगा वो मॉडल मैं छोड़ दूंगा, बाकी की इन्वेंट्री का मैं ऑर्डर बना करके आपको दे दूँ। उसमें होता क्या है कि एज अ बिजनेस आपको लगता है कि मैंने 5,000 की इन्वेंट्री ली और 2 दिन 3 दिन के अंदर में तो मैंने 3-3,500 क्वांटिटी सेल कर दी और इसमें मैंने पैसे भी बना लिए, 15-20% मैंने मार्जिन बना लिया। अब मेरे पास तो सिर्फ 2,000-1,500 क्वांटिटी बची हुई है, नया लॉट फिर से लेते हैं। विदाउट यू डोंट रियलाइज कि वो जो लॉट जो लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री जो बचते जा रही है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीने के बाद में वो इन्वेंट्री की वैल्यू जो वो डिप्रिशिएट कर रही होती है। कि आपके बुक्स में दिखता है या आपके स्टॉक में तो दिख रहा होता है कि आप 2 करोड़ की इन्वेंट्री है या 3 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो ओवरऑल एज अ बिजनेस आपको जब तक वो स्टॉक कि आपने 2 करोड़ की इन्वेंट्री आपने रखी हुई है, 5 करोड़ का आपने इन्वेंट्री सेल करा है और टोटल आपने 7 करोड़ की इन्वेंट्री सोर्स करी थी जिसमें कि 2 करोड़ की इन्वेंट्री आपके पास में रखी हुई है, 5 करोड़ का सेल करा है, 5 करोड़ में आपने 10% प्रॉफिट कमाया है या 15% प्रॉफिट, 5 करोड़ का 10% आपने प्रॉफिट बना रखा है। एज अ बिजनेस आपको लगेगा मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं बहुत अच्छा मार्जिन कमा रहा हूँ, बट प्रॉब्लम तब आती है तो वो जो 2 करोड़ की इन्वेंट्री जो आपके स्टॉक में दिख रही होती है वो आप ये रियलाइज नहीं करते कि वो इन्वेंट्री डिप्रिशिएट हो रही होती है। वो तो जब आप उसको लिक्विडेट करने के लिए जाते हो 2 महीने 3 महीना 4 महीने के बाद में कि भाई अब ये वाली इन्वेंट्री ये लेफ्ट ओवर इन्वेंट्री जो बढ़ते जा रही है इसको भी तो लिक्विडेट करें। तो वो डिप्रिसिएशन क्या है कि इस इंडस्ट्री में ऐसा भी नहीं होता कि डिप्रिसिएशन जो 2, 4, 5, 10% ही होता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन यहाँ पे रिफर्बिश्ड में इज नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल। यहाँ पे पुराने डिवाइसेस हैं जो ऑलरेडी साल 2 साल 3 साल यूज हुए हुए होते हैं, तो वो 3, 4, 5, 6 महीने के बाद में उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाती है और आपने उसको ऐसे ही रखा हुआ होता है तो स्टॉक में बस खाली, तो वो 2 करोड़ की इन्वेंट्री जो है शायद हो सकता है 1 करोड़ या 1.25 करोड़ की निकलेगी। अच्छा। तो जब वो लिक्विडेट होता है तो मतलब बात वही होती है कि स्टॉक वैल्यू इतने का है, लिक्विडेशन प्राइस जो है वो उसका डिप्रिशिएट होकर के 20-30% 40% डिप्रिशिएट हो, तो वो जब हिट लगता है तो वो लगता है यार ये बिजनेस तो मतलब एज अ बिजनेस फिर आपको तो बड़ा लॉस हो जाता है, तो आपको लगता है यार ये तो नुकसान हो गया, तो ये बिजनेस का फेलियर का रीजन बन सकता है। ये बहुत बड़ा कारण, और ऐसा बहुतों के साथ में ऐसा मतलब हमने खुद भी देखा हुआ है और एक्सपीरियंस किया हमने बहुत लोगों के साथ में ये होता हुआ। अच्छा, एक लास्ट सवाल पूछूंगा, अगर किसी 20 ईयर ओल्ड को आज इस इंडस्ट्री में कोई बिजनेस शुरू करना हो, 1 या 2 बिजनेस आइडिया अगर आपको बताने हो बेसिस ऑन एक्सपीरियंसिंग दिस पर्टिकुलर कैटेगरी फॉर सच अ वाइड टाइम, कोई 1-2 बिजनेस आइडियाज बता सकते हो जो आज भी कोई कर सकता है इसके अंदर? आई वुड से कि चूँकि मैं इस इंडस्ट्री का हूँ, रिफर्बिश में हूँ, रिफर्बिश इंडस्ट्री, तो आई वुड से कि ई वेस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आज के डेट में। जिस तरीके से गवर्नमेंट ई वेस्ट को लेकर के फोकस्ड है और ई वेस्ट की बात मतलब वर्ल्ड वाइड जो है वो इतना बड़ा कंसर्न है, तो अगर आप ई वेस्ट रिलेटेड अगर आप कुछ कर सकते हैं तो दैट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी स्पेशली इन इंडिया विथ गवर्नमेंट आल्सो। क्या करना चाहिए? सो फॉर एग्जांपल आप रिसाइकलिंग का जो ऐसे ई वेस्ट जो हम जैसे रिफर्बिश्ड भी करते हैं, रिफर्बिश्ड करने के बाद में फॉर एग्जांपल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स, जैसे मोबाइल जब मैन्युफैक्चर होता है, मोबाइल मैन्युफैक्चर होने के बाद तो ऐसा तो है नहीं कि उनके मोबाइल के प्लांट में 10,000 अगर वो एक दिन में फ़ोन बना रहे हैं कि तो 10 के 10,000 जो बिल्कुल रेडी टू सेल होते हैं, उस 10,000 में से 500, 600, 700 जो हैं वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। तो वो जो डिस्कार्डेड वाली इन्वेंट्री होती है वो ब्रांड्स उनको जो है वो ई वेस्ट पार्टनर्स जो जिनके पास में ई वेस्ट का पूरा रिसाइकलिंग का पूरा प्लांट है, लाइसेंस है, क्योंकि गवर्नमेंट लाइसेंस देती है, वो लाइसेंस सारे लाइसेंस ले रखे हैं, उनका अपना खुद का प्लांट है, वैसे पार्टनर्स उस इन्वेंट्री को लेकर के जाते हैं और उसको एज पर एक गवर्नमेंट के नॉर्म्स और ई वेस्ट करने का जो पॉलिसी है उसके हिसाब से वो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को वेस्ट जो है वो करके ब्रांड्स को सर्टिफिकेट देते हैं कि जो ये इन्वेंट्री दी थी, इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान हुआ,
इसके ई वेस्ट कार्बन क्रेडिट टाइप कार्बन फुटप्रिंट जो है बेसिकली, सो फॉर एग्जांपल अप टू एन एक्सटेंट रिफर्बिशमेंट भी जो है हम भी वही, हमारा भी काम वही है कि हम कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम कर रहे हैं। वो भी ई वेस्ट जो है वो बेसिकली उनका काम बस खाली सिर्फ आगे सेल का नहीं होता है, वो सिर्फ ई वेस्ट करते हैं। तो ई वेस्ट एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप देख रहे होगा गवर्नमेंट भी ई वेस्ट के कार के स्क्रैप पॉलिसी 2-3 साल पहले कार का स्क्रैप पॉलिसी आया था। राइट। उसी तरीके से जो है गोइंग फॉरवर्ड वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि शायद हो सकता है आने वाले टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक का भी जो है पॉलिसी आए, इसके रिगार्डिंग भी पॉलिसी आए। बैटरी के वेस्ट, बैटरीज में आप देख ही रहे हो ईवी की इतनी बात हो रही है। एक्चुअली में हमारे यहाँ पे गेस्ट थे ज़ाइप इलेक्ट्रिक के। करेक्ट। तो उन्होंने भी सेम, मैंने जब उनसे पूछा कि यार कोई बिजनेस आइडिया बताओ, तो सेम चीज़ उन्होंने बोली। हाय, दिस इज़ नितिन बजाज। अगर पूरा वीडियो देख लिया है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और क्योंकि आप एंड तक आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि एपिसोड में सबसे अच्छी हाईलाइट आपके लिए क्या थी, सो दैट हम उस तरीके का हाईलाइट्स अगले पॉडकास्ट में भी रिपीट कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके ये ज़रूर सजेस्ट करो कि हम अपने पॉडकास्ट पे और कैसे कैसे गेस्ट को बुला सकते हैं। जब तक आप बताओगे नहीं, हम उन लोगों को अप्रोच कैसे करेंगे? तो प्लीज़ हेल्प करो ताकि हम इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू आप लोगों की हेल्प कर सकें बहुत अच्छी अच्छी इंसाइट्स लाने में, या ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है, कंपोनेंट्स हैं, आप उसकी ई वेस्ट पे अगर काम करते हो ना तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गाड़ियों के साथ साथ में मोबाइल डिवाइसेस जितने सर्कुलेशन में आ रहे हैं, जैसा मैंने आपको बताया 80% अभी भी अनऑर्गेनाइज्ड है। वो सारी इन्वेंट्री जो है धीरे धीरे इन्वेंट्री जब वो सर्कुलेट होकर के आएगी ऑर्गेनाइज चैनल में, या आज के डेट में वो ही रही है, तो बैटरीज का वो जो है वो बहुत बड़ा काम होने वाला है। उसके अलावा इस इंडस्ट्री में अगर आप देखो तो स्पेयर पार्ट्स एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो फॉर एग्जांपल एज अ रिफर्बिशर हम भी जो है, हमने तो चलो हम वो करते, तो हमने अपनी पिछले इतने साल से तो हमने अपना स्पेयर पार्ट्स के लिए भी चैनल जो है वो सॉर्ट कर रखा है, अप टू एन एक्सटेंट वो हो गया। बट स्पेयर पार्ट्स कैन बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, बिकॉज जो भी लोग इस रिफर्बिशमेंट वाले में दे लुक आउट फॉर पार्टनर्स कि मेरा वन स्टॉप सोल्यूशन आप मेरे को, कि भाई मेरे पास में ना ये 500 मॉडल्स हैं, इसके लिए मेरे को ये स्पेयर पार्ट्स लगते हैं, मैंने आपको वो दे दिया और आपने पूरा बैकएंड, क्योंकि स्पेयर पार्ट मार्केट इन इटसेल्फ इज पूरा ही अनऑर्गेनाइज्ड है। तो वहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जिस लेवल पे जिस तरीके से रिफर्बिशमेंट की इंडस्ट्री, सेकेंड हैंड की इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, स्पेयर पार्ट भी आने वाले टाइम पे डिमांड आज के डेट में भी सप्लाई वो हो रही है, बट वो पूरा सारा अनऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो देयर इज नो फिक्स चैनल कि जहां से आपको कंसिस्टेंटली और पूरी सारी स्पेयर पार्ट, तो दीज टू आई वुड से मैसिव अपॉर्चुनिटी, वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग ऑल ऑफ द इनसाइट्स। आई एम श्योर ऑडियंस विल लर्न अ लॉट। Thank you so much, Nitin. Thank you so much.